नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी के पुराने पेपर व्याख्यात्मक तरीके से, यानी कि जो सही उत्तर है उसकी तो व्याख्या करेंगे ही, बाकी के जो 3 अन्य ऑप्शन हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, बनते रहे हैं, उनकी भी व्याख्या देखेंगे, ताकि आगामी जब परीक्षा हो और प्रश्न कहीं से भी बने, कुछ भी वह पूछे उसका उत्तर हमें आए। बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करूंगी, अन्य परीक्षा उपयोगी बातें करेंगे वीडियो के माध्यम में। सबसे पहले आइए अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कुल 85 प्रश्न इसके अंतर्गत हैं, 40 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा 41वें नंबर का। प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयुद्ध, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु और लहरों के राजहंस। सही उत्तर की बात करूं तो लहरों के राजहंस इनका सही उत्तर है। इस प्रश्न का मोहन राकेश का नाटक है। जहां तक मुझे याद है, आरपीएससी का जो नया सिलेबस आया है वर्तमान में, उसमें यह नाटक निर्धारित है, लहरों के राजहंस, और हमने इसे हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ा है। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं कि लहरों के राजहंस के पात्र कौन से हैं, मतलब नाटकों के पात्र पूछे जाते हैं और पंक्तियां पूछी जाती हैं। लहरों के राजहंस की सबसे ज़्यादा चर्चित पंक्ति जो पूछी जाती है वह जो इसका प्रमुख पात्र है सुंदरी, जो कि नंद की पत्नी है, उसकी एक उक्ति है, मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी, याद रखिएगा आप। स्त्री का आकर्षण ही पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण महात्मा बुद्ध। तो ये अपनी जेठानी यशोधरा को कटाक्ष करते हुए अपनी जो दासी है उसको कह रही है सुंदरी। तो ये तीनों तरीके से प्रश्न पूछा हुआ है, किस पात्र का कथन है, कौन से नाटक का कथन है और क्या कथन है ना, किसके बारे में, ये सब पूछा हुआ है। मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बाकी के तीनों ऑप्शनों से पहले लहरों के राजहंस को देख लेते हैं। प्रकाशन इसका 1963 के लगभग हुआ था। यह कृति अश्वघोष के सौंदर्यानंद चरित्र पर आधारित है। इसमें नंद के माध्यम से वर्तमान युगीन मानव की अनिश्चयात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। मोहन राकेश ने नाट्य जगत में 3 नाटकों की रचना की, मगर इन कृतियों से ही उनका स्थान अनन्यतम है। इनके 2 अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था। यह महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध है। यह रोमानी भावुकता से युक्त नाटक है और खुशी की बात यह है कि आषाढ़ का एक दिन वह पहला नाटक है जहां से हमने हिंदी बुकशाला चैनल का शुभारंभ किया था। तो यह कृति भी आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगी। अब बात करें इनके तीसरे नाटक आधे अधूरे से, 1969 में ये रचा गया है। तो आधे अधूरे नाटक से भी इसमें जो लड़की पात्र है, बड़ी लड़की पात्र है, उसका कथन पूछा जाता है। आधे अधूरे नाटक आपको हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की शैली, कुल मिला के मोहन राकेश के तीनों नाटक हम पढ़ चुके हैं। तो कोई भी प्रश्न आपका इससे गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में अभी पर्याप्त समय है, जो भी आपके सिलेबस में है नाटक उसको पूरा पढ़ें। बात करें इसके पहले ऑप्शन जन्मेजय के नागयज्ञ की, तो यह जयशंकर प्रसाद का है। सिंदूर की होली नेट परीक्षा के सिलेबस में है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की है। नाटक गद्य विधा का विकास हम पूरा पढ़ चुके हैं और ये सभी नाटकों के प्रकाशन वर्ष वगैरह, विषय वस्तु वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो परीक्षार्थी नए हैं, पहली बार चैनल पे हैं, तो मैं कहूँगी कि इसके साथ ही हमारा एक बुक चल रही है वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसके अंतर्गत हम आधुनिक गद्य विधाओं में इसको पढ़ चुके हैं। देख लीजिएगा, नाटक हम पूरे कर चुके हैं। उपन्यासों में अगली जो कक्षा रहेगी वो महिला उपन्यासकारों की होगी। लगभग हम पूरा पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? 3 कबीर को, तुलसी, सूरदास और जयसी को अधिक दिया। आलोचना सम्राट आचार्य शुक्ल का हिंदी आलोचना क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। इनके ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, चिंतामणि 2 भाग, रस मीमांसा, भ्रमरगीत सार, सूरदास, इनका इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने में उनके समक्ष हिंदी के किसी अन्य कवि को महत्व नहीं दिया है। नीतिवादी दृष्टिकोण के कारण सूर्य के प्रति अपनी वर्ण व्यवस्था तथा अवतारवाद में आस्था के कारण कबीर आदि निर्गुण कवियों के प्रति
न्याय नहीं कर सके हैं। और ये कहा जाता है कि तुलसी के प्रति उनका न्याय कबीर के प्रति अन्याय करा गया है। अब जो भी बात है, सर्वाधिक तुलसी के विषय में लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास, जयसी, तुलसी, इन पर एक त्रिदावली कह लीजिए, त्रिविधावली कह लीजिए, इनकी जो है संपादन करके एक अलग से बुक भी इन्होंने प्रस्तुत की है, शोध कार्य किया। कबीर को इन्होंने महत्व नहीं दिया। कबीर को फिर महत्व किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, अब एक बात मैं यही क्लियर आपसे कर देना चाहूंगी कि रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक प्लेलिस्ट में पढ़ें, आप मेरे साथ उसको पढ़ें। एक जो इसमें चीज आई है चिंतामणि, तो चिंतामणि के जो निबंध हैं उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कविता क्या है, निबंध आपके सिलेबस में है, पूरा पढ़िएगा। शॉर्ट वीडियोस भले ही बाद में देख लीजिएगा, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस की कमी नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा में स्थान सुनिश्चित करना है तो रचना को पूरा पढ़ें। हिंदी साहित्य में सरदार पूरण सिंह की ख्याति किस रूप में है? सीधी सी बात है, एक निबंधकार के रूप में इनकी ख्याति है। क्यों है? इनके कुछ निबंध आपने जरूर पढ़े होंगे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, दोनों निबंध आपको निबंध प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। हिंदी निबंध करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे। मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विट्समैन पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। ठीक है, व्यवसाय की दृष्टि से वैज्ञानिक थे, किंतु उनके निबंध लबालब भावात्मकता के साथ मानववादी दृष्टिकोण की उनके निबंधों में प्रधानता रही है। किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? तो छोटा जादूगर इस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। और यह मैंने अभी हिंदी का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ा रही हूँ वहाँ इसका जिक्र आया, लेकिन मैं इसका लेखक भूल रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है। कहानी के बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा, ये सब हैं। और हिंदी बुकशाला पर प्रेमचंद की कहानियों की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ मिल जाएंगे आपको। छोटा जादूगर का मैं या तो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, या आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अन्य लोगों के लिए सहायता हो जाएगी। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये तो दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। कविता के नए प्रतिमान, ये जो है डॉक्टर नामवर सिंह की है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये किसकी कृति है? यह हो सकती है रामविलास शर्मा की, क्योंकि राग दरबारी तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, क्योंकि प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक हैं। आलोचना ग्रंथ लेखक रामविलास शर्मा जी का है। अन्य कृतियां हैं प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, मार्क्सवाद, प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि। 2 आपको इनकी जो पूछा गया है वो तो पूछा ही गया, वो तो आपको याद हो ही गया। इसके अलावा इनकी सर्वाधिक पूछी जाती है प्रेमचंद और उनका युग और भाषा और समाज। ये 2-3 ग्रंथ हैं, एक तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तो पूछा ही है। इसके अलावा रामविलास शर्मा का सर्वाधिक पूछा जाता है भाषा और समाज, और दूसरा पूछा जाता है प्रेमचंद और उनका युग। बारंबार आगामी इसी परीक्षा की जो सीरीज चल रही है हमारी, इसी में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद है अन धन अंत। ठीक है, दूसरे नंबर का जो है हलंत वाला। अब देखते हैं 47वें नंबर को, इनको सुमेलित करना है। तो मंगलसूत्र तो प्रेमचंद का उपन्यास है और ये अधूरा उपन्यास है। इरावती किसका है? इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है और हिंदी बुकशाला पर इसको पढ़ भी चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आप लोग गलत करके आने वाले हैं। नेट का जो सिलेबस है ना, उसको भी ध्यानपूर्वक देख कर जाइएगा। टीजीटी पीजीटी दे रहे हो कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेट का सिलेबस ऐसे बना हुआ है। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, तमस, भीष्म साहनी,
इस तरीके से है और वो इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की जो मोस्ट है ना, जैसे उपन्यासों में जो मोस्ट पॉपुलर उपन्यास हैं, कहानियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, नाटक में जो, वो सब नेट के सिलेबस में लगा हुआ। तो नेट का सिलेबस भी याद कर लो ना, 4-5 प्रश्न आपको आसानी से वहाँ से मिल जाते हैं। ये ट्रिक है छोटी सी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है क्षमश्रु। आधा श पूरा में और श्रु में ऊ की मात्रा, श्री में ऊ की मात्रा, समश्रु। तीसरे नंबर का यानी कवयित्री, शरदचंद्र, ये सब गलत हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है सोरठा। ये इतनी बार पूछा हुआ है कि हाल ही में जो आपकी लास्ट वाली टीजीटी आयोजित हुई है उसमें भी ये पूछा है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत वाले छंद का नाम सोरठा है। सोरठा में 11-13 के क्रम में मात्राएं होती हैं और दोहा में 13-11 के क्रम में होती हैं। चौपाई की बात करें तो चौपाई के तो प्रत्येक छंद में चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना। चौपाई बराबर 16, 16 बराबर चौपाई। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो जितने भी छंद आपके सिलेबस में हैं उनकी याद कर लीजिएगा। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है सुंदरदास। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अभी जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, 2500 या 3000 प्रमाणिक प्रश्नों का संग्रह, उसके अंतर्गत हम नेट के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी हमने इसे पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं चैनल पे इतने प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ ना, आपको प्रैक्टिस सेट अलग से करवा चुकी हूँ। नेट के पुराने पेपर उपलब्ध हैं, पीजीटी के, टीजीटी के, राजस्थान के जो भी पुराने पेपर उपलब्ध हैं उनमें से 2 प्रश्न पत्र, यदि परीक्षा नज़दीक है तो 2 और दूर है तो 1 प्रश्न पत्र आप प्रतिदिन भी लगाएंगे ना तो ये कुछ चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, सर्वाधिक ये पढ़े हुए थे, ठीक, और बाकी तो अष्टछाप के कवि हैं। चलो पूरी इसकी व्याख्या पढ़ के सुनाते हैं आपको। सुंदरदास अष्टछाप के कवि ना होकर संत कवि परंपरा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य थे, सर्वाधिक शिक्षक थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी रचनाएं याद रख लीजिएगा, पूछी जाती हैं भाई। ज्ञान समुद्र भी पूछी जाती है और सुंदर विलास भी पूछी जाती है। 2 रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से पुरोहित, इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग नाम से पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित किया गया है। अब बाकी तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की, और ये सब तो पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से हर विद्यार्थी इसे जानता होगा। और रचयिता है हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। राधा और कृष्ण को सामान्य नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं पद्म प्रसून, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल, रसकलश और वैदेही वनवास। बोलचाल के अलावा सभी प्रमुख है। चुभते चौपदे, चौखे चौपदे बार बार पूछा जाता है। रसकलश और वैदेही वनवास भी पूछा जाता है। थोड़ा सा पद्म प्रसून और बोलचाल कम पूछा गया है। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, इसके कुछ सर्ग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, इसको बुकशाला पर हम अभी पढ़ रहे हैं, बालकांड से प्रारंभ कर रहे हैं। साकेत मैथिली क्षण गुप्त की रचना है। साकेत का 9वां सर्ग आपके सभी के सिलेबस में है और वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है तो उसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। भारत सरकार द्वारा सन 1972 में उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं वारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, रश्मि लोक, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि। अब आपको इनमें से जो रटनी है वो देख लेते हैं, जो पूछी जा रही है ना। आपको तो जो भी याद करना है वो करना ही है। तो एक आपको करना है प्रणभंग, एक रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, फिर उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, फिर नीचे आएंगे आप
संस्कृति के 4 अध्याय। इनके प्रकाशन वर्ष सहित आप थोड़ा सा इनको याद करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अज्ञे को मिला था, इनको दिनकर को तो 1972 में उर्वशी पर मिल गया। अब अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। कितनी नावों में कितनी बार इस पे मिला था? ठीक है, सागर मुद्रा, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, ये सब इनकी है। और आंगन के पार द्वार की एक सुप्रसिद्ध कविता है। आंगन के पार द्वार ये काव्य संग्रह है। इसकी सुप्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा, चैनल पर उपलब्ध है, आपके सिलेबस में हो तो देख लीजिएगा। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामयी, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक छाया पर, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम आदि इनकी रचनाएं हैं। आपको कहीं भी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रतियोगिता साहित्य सीरीज दे रखी है तो यही पढ़ें। जो बुक हम पढ़ रहे हैं चैनल पे उसमें भी आपको मिल जाएंगी। बेटा आप यहाँ से चले जाओ थोड़ी देर के लिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया है। संवत 1950 से 75 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। ये संवत तो इसमें दे रखा है, बाकी आप इसको 1920 याद रखिएगा ना, ईस्वी में याद रखिएगा। इस युग के साहित्य चेतना के सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में इन्होंने प्रारंभ किया था। प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता दिया। इनकी कृतियां हैं मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला बिलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार आदि। कवि कर्तव्य भी इनकी रचना है। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। व्यंग्यात्मक कृति राग दरबारी राजनीति पर कटाक्ष करने वाली कृति है। अज्ञातवास व आदमी का जहर इनके अन्य उपन्यास हैं। मोहन राकेश का उपन्यास है न आने वाला कल, बंद अंधेरे कमरे और तथा अंतराल आधुनिकता से प्रेरित हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है रानी रागमती की कहानी। मोहन राकेश का अंतराल काफी पूछा जाता है। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत और पवन। तो अनल नहीं है क्योंकि अनल अग्नि का पर्यायवाची है। मूक का विलोम है वाचाल। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। ये आत्मकथा नहीं है बल्कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1946 में लिखित उपन्यास है। पहले ही आरपीएससी के सिलेबस में था पर अभी नहीं है। ठीक है, अन्य है चारू चंद्रलेख। अब ये सब तो उपन्यास तो हम वस्तुनिष्ठ इतिहास में पढ़ ही रहे हैं तो फिर इस पे समय व्यस्त ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। अवधी भाषा में रचना किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तो देखिए कबीर ने तो सदुकड़ी भाषा में करी है, सूरदास ने ब्रज में करी है, तुलसी ने अवधी में करी है, लेकिन विनय पत्रिका और दोहावली या कवितावली में से ब्रज में भी इन्होंने कुल मिला के लिखा है। जायसी के ठेठ अवधी में लिखा है। और रामचरितमानस के कर्ता तुलसी के भी इस दिशा में ये पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहानावत इनकी कृतियां हैं। कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा है। अब ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों की रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइएगा। तो सेवा सदन 1918 और उसके बाद गबन 31 और गोदान 1935। अब ये भी जैसा कि मैंने कहा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वालों के नोट्स में करवा चुकी हूँ, तो वो नोट्स आप लोग देख लें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई की पंक्तियां। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। ठीक है, वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। और परमाल रासो के जो रचयिता थे जगनीक थे, महुआ के राजा परमार्दी देव के आश्रित थे। हमीर रासो की रचना किसने की है? शारंगधर नामक कवि ने की है। खुमार रासो दलपति विजय का है। वीसल देव रासो नरपति नाल का है। ठीक है, तो आलाखंड से मैंने बता दिया। आलाखंड वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला जो है गीत है। अब ये हाल ही के पेपर में पूछा गया था, याद था इसलिए आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है कि 36 बघेलियाँ अवध में, पूर्वी अवध में घूम रही हैं।
तो पूर्वी भाषा की बोली कौन कौन सी होगी? पूर्वी अवध, पूर्वी भारत में कौन कौन घूम रहा है? 36 बाघिनें पूर्वी अवध में घूम रही हैं। तो छत्तीसगढ़ी, बाघिन से बघेली और अवधि से अवधि। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, वास्तविक नाम था अबुल हसन या मुनुद्दीन खुसरो। 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजरान ए हिंदी, लेकिन इनमें से खालिक बारी ही उपलब्ध है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में थे निम्नलिखित एक विशेषता गलत है। सूफी काव्य के बारे में क्या गलत है? ये सभी कवि मुसलमान थे, बिल्कुल सही है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, शुक्ल की बुक में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, ये सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने उनकी कथा भी बताई है पूरी, है ना। मंझन है, मृगावती है, मधुमालती है, इनकी कथा क्या थी ये बताया है। अब अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने अवधी में रचनाएं की हैं, ब्रज भाषा में सूफी कवियों ने नहीं लिखा, ब्रज भाषा में लिखा है संत कवियों ने। अब जो मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ ना कि शुक्ल की बुक को पढ़िए, उसको कहने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि इस तरीके के प्रश्न अगर आप आगे करके आए हो, जैसे टीजीटी में बीए बीएड वाले बैठेंगे, तो बीएड से तो कुछ लेना देना हिंदी साहित्य का इतिहास का है नहीं, और बीए कर लेते हैं हम 1 वीक सीरीज के आधार पे पास। तो फिर जो समझ है, जो ज्ञान है, उसको थोड़ा सा विस्तृत करने के लिए यदि नए परीक्षार्थी हैं तो शुक्ल को पढ़िएगा, तो इस तरीके के प्रश्नों में आपकी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। आदिकालीन हिंदी को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे? तो सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल संस्कृत्यायन ने। विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र हैं, इन्होंने वीर काल की संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा, और राम कुमार वर्मा ने इनको संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा आदिकाल को दी है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संस्कृत्यायन ने। जगदीश शब्द का सही विच्छेद जगत धन ईश एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था। बहुत समय तक प्रताप और प्रभा नामक पत्रों का संपादन किया। कर्मवीर नामक पत्र के संपादक भी रहे। हिमतरंगिणी, हिमकिरीटिनी, युगचारण, समर्पण और माता, इन्हें हिमकिरीटिनी पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1954 में सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति के रूप में साहित्य अकादमी और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला था। ये अभी हमने नेट वाले जो पेपर कर रहे हैं उसमें पढ़ा था। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, और ये कर चुके हैं तो बार बार नहीं करेंगे, वस्तुनिष्ठ इतिहास में इसको कर चुके हैं। तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। 1943 में जो है इसको अज्ञे ने प्रारंभ किया, फिर 1951 में और 1959 में ये प्रकाशित किया। प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवि थे, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है। भारत मुनि के रससूत्र का व्याख्याकार कौन नहीं है? क्षेमेंद्र नहीं है। क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य थे, ध्वनिवादी थे। ठीक है। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। कालिदास की रचनाओं में कौन सी रचना क्या है, इसको जरूर ध्यान से आपको देखना है। तो ये इसको पढ़ के सुना देती हूँ मैं। वैसे ये भट्ट शंकु, भट्ट नायक, ये सब मैंने आपको हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास प्लेलिस्ट में लगा दिया है। भारतीय काव्य शास्त्र में करवा चुकी हूँ, और ये भारतीय काव्य शास्त्र से पूछा हुआ प्रश्न है, और भी प्रश्न आएंगे जो हम कर चुके हैं। ठीक डियर, आगे बढ़ते हैं। बनारसी दास ने क्या लिखी? हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 1641 में इन्होंने लिख दिया। ठीक है। हिंदी जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। कहानी जो लिखी किशोरलाल गोस्वामी ने इंदुमती लिखी। पहली काव्य नाटिका जो लिखी वो करुणालय है। ठीक है,
आगे देखते हैं। कौन सी, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे कहते हैं श्लेष। एक ही शब्द के अधिक अर्थ होना कहलाता है श्लेष। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव। और ये भी कहा है कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। केशव को वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है। तो अब ये कठिन काव्य का प्रेत, ये शब्द मुझे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में तो मिला नहीं, अब कहाँ कहा ये पता नहीं, लेकिन कहा इन्होंने और बहुत बार पूछा गया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। तो देखिए ये सब तो अगर आप वस्तुनिष्ठ इतिहास से पढ़ना चाहें तो भारतीय काव्य शास्त्र में करवा चुकी हूँ, पाश्चात्य वाला आपका रह रहा है, पढ़ लीजिए। बाकी इन सब के नोट्स भी आपको शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे, बस आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, ठीक है। नए परीक्षार्थी हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के साथ ऑल वाला ऑप्शन दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और पंडित जगन्नाथ का कौन सा है भाई, जल्दी से बता दीजिए। काव्य लक्षण दिया है, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य, ठीक है। और रस गंगाधर इनका ग्रंथ है। आचार्य भामा का काव्य लक्षण है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च त्वदविधा, ठीक। इसके अलावा दंडी का कौन सा था भाई, दंडी का ग्रंथ बताइए। काव्य आदर्श, सबको मैंने ट्रिक से बताया था। शरीरम तावदिष्ठर्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, ठीक। आगे बढ़ेंगे। रसों के संचारी भाव कितने माने जाते हैं? 33। हाल ही का पेपर में ये पूछा गया। कौन कौन से हैं? निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, सुख, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अभित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और स्वप्न। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुणेव कहकर करुण रस को रसराज घोषित कर दिया? भवभूति। तो आपके संस्कृत के कुछ प्रश्न आ जाते हैं। परमाल रासो जगनीक, आल्हा खंड इसी का ही है, जगनीक। सारंगधर ने हमीर रासो लिखा, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा है भाई। ये सब चीजें आपको मैं करवा चुकी हूँ तो आपको आ रही होंगी। पितृ शब्द की प्रथमा बहुवचन का रूप है पितरः। नीलोत्पल शब्द में समास है, नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय। और कुमार नीलोत्पल मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत के लड़के का नाम था, नीलोत्पल नाम सुनते ही याद आ गया। कर्मधारय समास है। स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। धुआं, भत्ता, धावा, संध्या। संध्या हो रही है। तो आपकी 85 प्रश्न हो गए। अब कल हम करेंगे 2002 वाला प्रश्न पत्र। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आज तक के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनको हम कर लेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कल। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नए विद्यार्थी हैं, बुकशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो बुकशाला को सब्सक्राइब करिए। टीचर बनने के बाद भी बुकशाला आपके बहुत काम आने वाला चैनल है, ठीक है। कृतियों को, सुंदर सुंदर कृतियाँ, इनको पढ़िएगा। अभी परीक्षा का बर्डन है, मत पढ़िएगा, परीक्षा हो जाए उसके बाद पढ़िएगा। पर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, ज़रूर पढ़िएगा। और अपने परिवारजनों को रामचरितमानस के जो वीडियोस मैं ला रही हूँ उनको अपने मित्रों और रिश्तेदार तक शेयर ज़रूर करें। दोनों चैनल आपके लिए ही हैं, तो थोड़ा सा इसका जो प्रचार प्रसार है आपको ही करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये मैडम तो है ना अपने चैनल का प्रचार प्रसार कर रही है। हाँ भाई, अपने चैनल का प्रचार प्रसार मुझे ही करना है। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि कोई दूसरा कर देगा, इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो मिलती हूँ आपसे कल, और तब तक एक वीडियो आएगा आपका वस्तुनिष्ठ इतिहास का, और आपका बुकशाला वीडियो वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अब देखना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।